अभी तक बेल बहुत सारी चीजों से गुजर चुका है, लोगों का मजाक बनते हुए वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन हर बार कोई और भी ज्यादा ताकतवर उसके सामने आ जाता है। लेकिन बेल ने कभी हार नहीं मानी, अपने हीरो बनने के सपने को कभी डूबने नहीं दिया और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता रहा। और अभी प्रेजेंट में हेस्टिया बेल के स्टेट्स को अपडेट करती है और अभी बेल लेवल 4 का हो गया है। हेस्टिया सोच रही थी कि बेल ने जेनोस के लिए कितना कुछ सहा है, एस्टोरिया से डट के फाइट करी है। बेल इसके बाद फेल से मिलता है, जो पूछता है कि क्या बेल ने डिसाइड किया है कि आगे वो क्या करेगा। बेल कहता है कि डंजन एक्सप्लोरिंग, ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। फेल्स तब कहता है कि जेनोस और ह्यूमंस तब तक कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते जब तक कि डंजन के डीपेस्ट फ्लोर को कॉन्कर किया नहीं जाता। और अभी इसके बाद गिल्ड में लूवियस और डोरमुल एना को डंजन के डीपर फ्लोर्स को लेकर इम्प्रेस करने के चक्कर में थी कि आखिर कौन ज़्यादा डीप जा सकता है। तभी बेल वहाँ पर आता है और एना उसे एक लेटर देती है जो कि एक लव लेटर था, ऐसा लूवियस और डोरमुल को लगता है, लेकिन ये गिल्ड की तरफ से दी हुई एक मिशन थी। और अभी हेस्टिया तो इन मिशन से बिल्कुल ही परेशान हो गई है। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उन्हें इतने सारे मिशन करने पड़ेंगे। वेल्फ कहता है कि उसने बहुत सारी न्यू वेपन्स बनाई है जो कि काम आएंगी। और अभी लिली पढ़कर बताती है कि उन्हें अपने डंजन रिकॉर्ड को तोड़ के और भी ज़्यादा डीप एक्सपेडिशन के लिए जाना होगा और कुछ बताए गए आइटम्स को लाना होगा। और क्योंकि जेनोस के लिए बेल को डीपेस्ट फ्लोर तो जाना ही है, तो वो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। हेस्टिया कहती है कि ये एक एक्सपेडिशन है, इसलिए उन्हें एलाइस की हेल्प चाहिए होगी। यामाटो ताकेज़े ओका और चिगुसा को एक्सपेडिशन पे भेजने की रिक्वेस्ट करने आई थी और दोनों इसके लिए तैयार थे। और मियाक फैमिलिया से कैसेंड्रा और डाफने ज्वाइन करेंगी। कैसेंड्रा हीलर है, इसलिए वो काफ़ी काम भी आ सकती है। और बातों बातों में पता चलता है कि आयजा भी जा रही है। पता नहीं कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो खुद ही एक्सपेडिशन पे चलना चाहती है और वो लेवल 4 की है, तो वो काम ही आएगी। डाफने तब कहती है कि लिली लेवल 1 की है और डीपर फ्लोर्स में पहले उन्हीं की ही डेथ होती है जो कि लेवल 1 के होते हैं। लेकिन डाफने उसे स्ट्रेटेजिस्ट बनने का आइडिया देती है क्योंकि लिली ने वॉर गेम में काफ़ी अच्छा किया था, जैसे कि फिन करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। डाफने कहती है कि वो लिली को स्ट्रेटेजिस्ट बनने में हेल्प करेगी। और अभी दूसरी ओर यामाटो ताके के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, जो बताते हैं कि उसे टेक्निक्स और टैक्टिक्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना होगा और ये कैसे करना है, कैसे बड़े एनिमीज को डाउन करना है, वो सिखाएंगे। और अभी ओका वेल्फ के पास आता है एक वेपन बनाने की रिक्वेस्ट को लेकर, ताकि वो डीपर फ्लोर्स में अपने लोगों को सेव कर सके। वेल्फ कहता है कि कस्टमर्ड वेपन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ओका कहता है कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, जिस पर वेल्फ कहता है कि नहीं दूंगा। इसके बाद हम हारुहिमे और आयजा को देखते हैं, जो इस बंद कमरे में हारुहिमे को एक स्पेशल ड्रिल सिखाना चाहती है, क्योंकि उसके पास लेवल वुस्टी बस एक ही मैजिक है। उसे और भी न्यू मैजिक चाहिए होंगे, वरना वो अपनी टीम के ऊपर बस एक बोझ ही बन जाएगी। और इसीलिए आयसा ग्रीमोर बुक लेकर आई है, जिससे बेल को भी फायरबोल्ट मैजिक मिली थी। और अभी इसी दौरान बेल डीपर फ्लोर्स की जानकारी हासिल करने में लगा हुआ था, क्योंकि नॉलेज सुपीरियर होती है, जिससे कि वो अपने टीम को अच्छे से गाइड और प्रोटेक्ट कर पाएगा। एना सोच रही थी कि उन्हें मिले बस कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन बेल कितना ज़्यादा बदल गया है। एक रोतुडू डरपोक बच्चे से एक कॉन्फिडेंट मैच्योर लड़का बन गया है। और अभी रात को हेस्टिया बिल्कुल टल्ली हो गई थी। उसे फील हो रहा था कि कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन वो सभी को शुक्रिया भी कहती एक्सपेडिशन पे हेल्प के लिए। और हेपाइस्टस अपने कुछ ब्लैकस्मिथ को भेज देगी हेस्टिया के घर ध्यान रखने के लिए। और फिर वो बातें करते हैं कि कैसे उन सभी की फैमिली बहुत ही ग्रो हो चुकी है, सब कुछ खुद ही संभालने लगी है, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और हेस्टिया इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्राउड फील कर रही है कि बेल कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है। और अभी थोड़ी देर के बाद हेस्टिया डंजन के रिस्क के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उन सभी को ही अपने फैमिली के ऊपर भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। और अभी नेक्स्ट डे सभी एक्सपेडिशन जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। कैसेंड्रा बताती है कि उसे एक सपना आया है कि एक ग्रीन मॉस उन सभी को खाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें जाना कैंसिल या फिर पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन बेल कहता है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं और उसे भरोसा है कि सब कुछ ठीक होगा। और तभी वेल्फ ओगा के लिए एक कस्टमर्ड वेपन बनाकर लेकर आता है और उसने यूनिकॉर्न हॉर्न से बेल के लिए भी एक न्यू हथियार हाकुगेन क्रिएट करी है। और इसके बाद वो सभी डंजन एक्सपेडिशन के लिए निकल जाते हैं। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है डंजन में, जहाँ पर उनका सामना बीज टाइप मॉन्स्टर के साथ हुआ था, जो कि इतने ज़्यादा थे कि सभी को ही मिलकर फाइट करना पड़ रहा था।
और बेल वो डायरेक्ट उनके छत्ते पे अटैक करता है और वो फायरबोल्ट का इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में उन सभी को हरा देता है। और सभी देखते हैं कि बेल लेवल 4 होने के बाद कितना ज़्यादा ताकतवर बन गया है। इसके बाद डंजन में ही हमें एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि किसी को मारने के बाद घसीट के लेके जा रहा था। इसके बाद मॉन्स्टर्स का एक और झुंड उनकी तरफ आता है, लेकिन वो सभी मिलकर भी कुछ कर नहीं पाते और ऐसा करते हुए वो काफ़ी नीचे आ चुके थे, जहाँ पर वो बेल के कहने पे वो डंजन को ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि डंजन खुद को हील करने में लगा रहे और वो मॉन्स्टर्स को स्पॉन ना करे। टिगुसा और कैसेंड्रा इवन डाफने भी बेल की तारीफ कर रहे थे कि वो कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है। इसके बाद वो रात बिताने के लिए टेंट लगा रहे थे और हारुहिमे कहती है कि उसे पहले बहुत ही फिक्र हो रही थी, लेकिन अभी उसे खुशी है कि बेल जेनोस के एनकाउंटर के बाद भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर पा रहा है। और अभी वहीं पर लिली को भी काफ़ी फिक्र हो रही थी। इवन उसे डर भी लग रहा था कि बेल उसे दूर होता जा रहा है, लेकिन यह तो अच्छी बात है कि बेल बेहतर हो रहा है। आयशा भी नोटिस करती है कि बेल के होने से पूरी टीम में एक पॉजिटिविटी भरी हुई है जो कि उसे देखकर ही आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद सभी मिलकर डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और बेल भी डिनर कर रहा था, लेकिन दूर बैठकर, जहां पर वो मॉन्स्टर पे नजरें बनाए हुआ था। हारुहिमे तब कहती है कि उसे वाटर शॉर्टेज की फिक्र हो रही है, लेकिन आयशा कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे वाटर सोर्सेस है, नीचे तो और भी ज़्यादा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। इसके बाद यामाटो कहती है कि आज वो 24th फ्लोर यानी लास्ट मिडिल फ्लोर में है और बेल के बिना शायद वो इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर पाते। और तब यामाटो प्रॉमिस करती है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हारुहिमे को प्रोटेक्ट करेगी। और अभी दूसरी ओर वेल्फ वेपन को शार्प करने में लगा हुआ था और बेल के पूछने पर बताता है कि हेफेस्टस की बनाई हुई इस ब्लैक नाइफ में हाई मैजिक कंडक्टिविटी है, लेकिन इसमें मैजिक स्टोर किया नहीं जा सकता। इसी दौरान टेंट में डाफने लिली की तारीफ करती है कि वो एज स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही बेहतर हो रही है, लेकिन उसे फिक्र हो रही है कि कल वो लोअर फ्लोर्स में एंटर करेंगे जहाँ से सब कुछ बिल्कुल ही बदल जाता है, जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत ही क्रूअल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसे भरोसा है कि लिली ये डिसीजंस ले पाएगी। इसके बाद बेल वापस अपने ड्यूटी पे चला आता है और आयशा वापस अपने टेंट में जा रही थी। उससे पहले आयशा कहती है कि उनका रियल टेस्ट कल होगा लोअर फ्लोर्स में, जो कि यहाँ से बिल्कुल ही अलग होती है, बहुत ही ब्रूटल होती है, जहाँ पर कि सोच ना पाओ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। बेल कहता है कि फिर भी उन्हें आगे बढ़ना होगा। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी 25th फ्लोर एंटर करते हैं, जो कि एक वाटर सिटी है। हर जगह पे बस वाटरफॉल्स है और यह है दी ग्रेट फॉल्स, जो कि यहाँ से डायरेक्ट 27th फ्लोर तक जाती है, यानी अगर यहाँ से कोई भी नीचे गिरता है तो उसकी मौत पक्की है। बेल बताता है कि यहाँ का मेजोरिटी वाटर ओरेरियो के पास एक लेक है, उसमें ही फ्लो होता है और एक्वाटिक मॉन्स्टर्स यहाँ से सी में एंटर करते हैं। लिली अब बताती है कि उन्हें 10 ब्लू क्रेब सेल्स चाहिए, रेडर फिश के 30 फैंग्स और रेयर मॉन्स्टर्स में से 1 मिस्टिक क्रिस्टल भी चाहिए। लिली कहती है कि हो सकता है कि सब कुछ उन्हें 25th फ्लोर पे ही मिल जाए और इसलिए वो बस 24th फ्लोर को बनाएंगे और रोज यहाँ पर आएंगे आइटम्स को कलेक्ट करने, जिसके बाद वो वापस वहीं पर जाएंगे रेस्ट करने। और वैसे उन्होंने अनडाइन क्लोज वाटर बेस्ड अटैक से बचने के लिए पहन रखी है, बस आयशा को छोड़कर। और हारुहिमे ने एक रेयर गोलियत रोब पहनी है और वेल्फ यहाँ पर आने से पहले उसने बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदी थी जिनसे कि उसने वेपन्स तैयार करी है। इन शॉर्ट लिली ये बताना चाहती है कि एक्सपेडिशन में आने में उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है और इसलिए उन्हें एक्सपेडिशन में अच्छा करना होगा ताकि सारे खर्चे निकल सके और कुछ फ़ायदा भी हो पाए। तभी उन पे ब्लू क्रेब्स अटैक करते हैं जो कि काफ़ी बड़े थे, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं, ऊपर से उन्हें 2 सेल्स भी मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर पानी का बहाव बड़ा ही तेज़ है, ऊपर से मॉन्स्टर्स भी इसके अंदर ही है। और तभी अचानक ही एक फिश मॉन्स्टर अटैक कर देती है जिसको कि आयशा और यामाटो मिलकर हराते हैं। तभी उन्हें दूसरी तरफ कोरल से दिखते हैं और इससे काफ़ी अच्छे वेपन्स बन सकते हैं, लेकिन लिली जाने से मना करती है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब आयशा कहती है कि इन्हें बेचने के बाद अच्छे पैसे मिल सकते हैं तो लिली बिल्कुल ही पलट जाती है, कहती है कि जल्दी लेकर आओ। और बेल और यामाटो जाकर इसे कलेक्ट करने लगते हैं और वो जब रिटर्न कर रहे थे एक मॉन्स्टर डायरेक्ट पानी के ऊपर यामाटो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यामाटो हवा में उसके ऊपर समरसॉल्ट का इस्तेमाल करती है और बेल उसे फिनिश करके उसे हरा देता है। और ये टेक्निक यहाँ पर आने से पहले ताके ने ही उसे सिखाई है। और अभी वो कोरल्स को चेक करते हैं और लिली को पता चलता है कि इससे उन्हें 3.5 मिलियन बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, जिससे कि लिली की आंखें बिल्कुल ही चमक जाती है।
और अभी इसके बाद गिल्ड में एना देख रही होती है कि रिसेंटली लोअर फ्लोर्स में मिसिंग लोग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे हैं, जिन्हें लेकर सर्च पार्टी क्रिएट हो रही है और ऐसे सर्च पार्टी में लूवियस और डोरमूल भी गए हुए हैं। दूसरी ओर अभी डंजिन में वो रिटर्न करने के बारे में सोच रहे थे और तभी उन्हें लूवियस दिखता है, जो कि उन्हीं की तरफ बड़ी अजीब तरीके से आ रहा था। और अच्छे से देखने पर वो नोटिस करते हैं कि वो तो घायल है, उसका एक हाथ कट चुका है और ये काम इसी मॉन्स्टर का था जो कि उसे मारने जा रहा था, लेकिन बेल उस पर अटैक करके ऐसा करने नहीं देता। लेकिन मॉन्स्टर उसे बहुत ही इजीली डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि वो बेल के हर हमले को पहले रीड करके उसे काउंटर कर रहा था। लूवियस तब उन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, खास करके इस हमले से। इसलिए सभी लोग पहले ही गार्ड ले लेते हैं, लेकिन फिर भी चिगुसा को यह हमला लग जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाता है। और अभी जहाँ पर चिगुसा के लगी थी वहाँ से पेड़ उगने लग जाता है और ऐसा ही सेम लूवियस के कटे हुए हाथ के साथ भी हो रहा था। और कैसेंड्रा को इसी का ही सपना आया था कि एक ग्रीन मॉस सब कुछ निकल जाएगा। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो दूसरे मॉन्स्टर्स को मारकर उनका मैजिक स्टोन खा रहा था और ताकतवर हो रहा था, जिसके बाद वो लूवियस के इंजर्ड पार्टनर्स के पास जाता है और उन्हें पीटने लग जाता है। और अभी यहाँ पे कैसेंड्रा दोनों को हिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। कैसेंड्रा कहती है कि वो शायद उन्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बेल कहता है कि उन्हें इतनी जल्दी उदास होना नहीं चाहिए, उन्हें आइडियाज चाहिए, क्योंकि वो अभी भी उन्हें बचा सकते हैं और अगर सभी मिलकर कुछ सोचेंगे तो कोई रास्ता मिल ही जाएगा। कैसेंड्रा कहती है कि उन्हें डियान फैमिलिया के पास जाना होगा, जहाँ पर शायद डियासेंट इन्हें हिल कर पाएगी, या फिर उन्हें उस मॉन्स्टर को मारना होगा, जिसके बाद हो सकता है कि उसके हमलों का असर खत्म हो जाए। लेकिन लिली सरफेस पे डियान फैमिलिया के पास जाना ही सजेस्ट करती है, क्योंकि फाइट से उन्हें पता लग चुका है कि वह मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर है और उसे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ऊपर से वो मिलेगा या नहीं वो भी नहीं पता। लूवियस कहता है कि वह मॉन्स्टर खुद ही उन्हें ढूंढता हुआ आएगा। लूवियस बताता है कि वो अपने टीम को बचाने के लिए एज ए डिकोय बना था और अपने साथ सारे मैजिक स्टोन लेकर भागा था, क्योंकि मॉन्स्टर को मैजिक स्टोन ही चाहिए जिनको कि वो खाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी ढेर सारा मैजिक स्टोन उन लोगों के पास से लेकर खा गया है। लूवियस बताता है कि उसकी पार्टी लेवल 3 की है और उन्हें पता था कि यहाँ पर खतरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और डोरमूल की पार्टी भी इसे फ्लोर में है और उन्हें भी बचाना होगा। यामाटो तब कहती है कि वह मॉन्स्टर को मारने के सपोर्ट में है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि डियासेंट उन्हें क्योर कर पाएगी। लेकिन लिली श्योर नहीं है कि वो उस मॉन्स्टर जिसका नाम मॉस ह्यूज है वो उसे हरा पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी उनके सामने जो सिचुएशन खड़ी हो गई है उसे मारने सबसे सही फैसला होगा और बेल डिसाइड करता है कि हाँ वो उस मॉस ह्यूज को मारेंगे। लेकिन उससे पहले वो लूवियस के टीम के पास जाएंगे जहाँ पर कि अटैक हुआ था। और अभी वहाँ पर जाते हुए कैसेंड्रा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी कि अगर वो थोड़ी और कैपेबल होती तो शायद वो उन्हें हिल कर पाती। आयशा तब कहती है कि अभी तक किसी ने भी मॉस ह्यूज के बारे में गिल्ड में रिपोर्ट क्यों नहीं की। तो लूवियस कहता है कि वो बड़ा ही सातिर है, वो बस उन्हीं लोगों पे हमला करता है जिन्हें वो हरा सकता है, इसलिए कोई बचा ही नहीं जो कि जाकर रिपोर्ट कर सके। आगे चलकर उन्हें ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पर लूवियस के 2 टीममेट्स को हॉस्टेज बना के रखा गया था। लेकिन वहां पर उनका तीसरा साथी एलेक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। आयशा कहती है कि अगर वो उन्हें सेव करने की कोशिश करते हैं तो मॉस ह्यूज के साथ ही साथ ये छोटे मॉन्स्टर्स भी उनके ऊपर हमला कर देंगे, इसीलिए बेटर ये होगा कि वो पावरफुल मैजिक अटैक्स का इस्तेमाल करे और सभी को ही डाउन कर दे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लूवियस के टीममेट्स भी इस हमलों के चपेट में आ जाएंगे। लिली कहती है कि वेल्फ, यामाटो और रोका वो तीनों दूसरे मॉन्स्टर्स को डाउन करेंगे और हॉस्टेजेस को फ्री करेंगे, और बेल और आयशा वो मॉस ह्यूज के साथ फाइट करेंगे और बाकी सब लोग साइड में खड़े रहेंगे ताकि कोई भी उनके रास्ते में ना आ जाए। आयशा कहती है कि यहाँ नहीं, उन्हें लार्ज रूम की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद वो मिशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन लूवियस के टीममेट्स उन्हें यहाँ पर आने से मना कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो मॉस ह्यूज बैठा हुआ है ये फेक है, जो कि एलेक के ऊपर बनाई गई है। और वो जैसे ही आगे बढ़कर हमला करते हैं, मॉस ह्यूज साइड से आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर बेल उस पर लगातार अटैक्स करने लग जाता है और वेल्फ और ओका बाकियों को संभालने में लगे हुए थे और यामाटो चलकर हॉस्टेजेस को फ्री कर रही थी। और अभी बेल उस पर फायर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मॉस थोड़ा पिछड़ गया होता है, लेकिन बेल को लेकर वो पानी में डायरेक्ट कूद जाता है और उसे बहुत नीचे लाकर छोड़ देता है, लेकिन वो खुद पकड़ के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है कि बेल यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाते हुए वाटरफॉल से बाहर गिरता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। और ये देखकर लिली हेल्प के लिए जा रही थी, लेकिन आयशा उसे रोकती है, लेकिन डाफने उसे रोकती है
और आयशा कहती है कि उन्हें सर्वाइवर्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा। वो बेल की हेल्प नहीं कर सकते और कोई भी बेल की हेल्प करने नहीं जाएगा क्योंकि उनके साथ इंजर्ड लोग हैं और वो और भी ज़्यादा लोगों को खोना एफोर्ड नहीं कर सकते। आयशा आगे ये भी कहती है कि वो यहाँ पर बेल की बात कर रहे हैं। वो अगले फ्लोर्स में सर्वाइव कर सकता है। वो कोई नॉर्मल लेवल 4 का नहीं है, वो बहुत ही बेहतर है और अभी तक वो आयशा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसलिए आयशा कॉन्फिडेंट है कि बेल सर्वाइव करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। लिली कहती है कि इसलिए उन्हें भी रिटर्न करना होगा ताकि वो बेल के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी ना कर दे। वो 25th फ्लोर के एंट्रेंस में टेम्पोररी बेस बनाएंगे और आयशा वो 18th फ्लोर के लिविरा हेल्प के लिए जाएगी और वो सभी हारुहिमे के लेवल बूस्ट का यूज़ करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे और उनके पास यामाटो के ग्रेविटी मैजिक तो है ही और सभी इस प्लान पे एग्री करते हैं। इसके बाद हम बेल को देखते हैं जो कि पानी से निकलकर एक पोशन पी लेता है और सोच रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द बाकियों के पास पहुंचना होगा, लेकिन तभी उस पर ईगोस का अटैक हो जाता है जो कि एक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और इसे बेल इंजर्ड भी होने लगा था। समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा और अभी पानी में भी मॉन्स्टर से तो वो वहाँ पर भी जा नहीं सकता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाकी सब भी फाइट कर रहे होंगे। वो इमेजिन करता है कि अगर ऐसे उसके जगह पे होती तो वो क्या करती और वो हाई स्पीड का इस्तेमाल करके ईगोस के अटैक को डॉज और डिफेंड करना शुरू करता है। लेकिन अभी दूसरी तरफ उनके पास डोरमुल की टीम आती है, लेकिन वो भी मॉस के अटैक से बहुत ही घायल हो गए थे और अभी दूसरी ओर बेल ईगोस के अटैक को डिफेंड करने में कामयाब हो रहा था और वो इवन कुछ को डाउन भी कर देता है और वो इस अटैक को सर्वाइव कर जाता है और ये सब कुछ एक मरमेड वहाँ पे बैठे बैठे देखकर ताली बजा रही थी। बेल पहले तो शौक होता है कि वो कौन है, लेकिन उसके नजरें कहीं और ही जा रही थी, इसलिए मरमेड थोड़ी डर जाती है। बेल फिर देखता है कि वो बात कर सकती है और अचानक ही आकर बेल को हक करती है। कहती है कि तुमसे रे की स्मेल आ रही है। इन शॉर्ट वो सभी जेनोस को जानती है और उसका नाम मैरी है। अचानक ही मैरी अपना खून बेल को पिलाने लगती है और तब तक पिलाती है जब तक कि वो हिल नहीं हो जाता और यह है मरमेड के लाइफ ब्लड जो कि बहुत ही रेयर होती है। मैरी तब बेल को दूसरी साइड आने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है और अभी दूसरी ओर वेल्फ और आयशा उनके सामने आ रहे मॉन्स्टर्स को हंट डाउन कर रहे थे और वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अभी डोरमुल की टीम लोवियस की टीम को कैरी कर रही है क्योंकि वो फाइट तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे डोरमुल की टीम जिन्हें ढूंढने आई थी वो 20th फ्लोर के सेफ्टी पॉइंट पे डेड मिले हैं। उनके डेड बॉडी में पेड़ उगे हुए थे और मॉन्स्टर ने उन्हें पत्थर के नीचे दबा रखा था ताकि दूसरों को इसके बारे में पता ना चले और इसके बाद उनका भी मॉन्स्टर से सामना हुआ था और उन्होंने भी पूरी जोर लगा दी, लेकिन एंड में वो भी हार गए और उसके इस पेड़ का शिकार हो गए। डाफने कहती है कि तो फिर बेल की फायर बोल्ट ही बस काम करती है, मतलब कि फायर उसकी वीकनेस होगी और वेल्फ के पास एक फायर सोर्ड है, लेकिन डर है कि मौत से पहले दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर उसे सोर्ड का इस्तेमाल ना करना पड़ जाए। आयशा भी कहती है कि उन्हें हारुहिमे के लेवल बूस्ट का यूज संभाल के करना होगा और चौकन्ना रहना होगा और इसी दौरान वो मॉस छुपके ब्लू क्रेब्स को देख रहा था और अभी दूसरी ओर बेल मैरी को ढूंढते हुए आ गया था जो कि गाना गा रही थी, लेकिन अभी बेल की नज़रें कहीं और ही जा रही थी, इसलिए मैरी उन जगहों पे सेल्स लगा देती है। वैसे उसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं और अभी बातों बातों में पता चलता है कि मैरी सभी को जानती है। सभी जेनोस अभी अपर फ्लोर से जा चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पे रह गई क्योंकि ना ही वो रे की तरह फ्लाई कर सकती है और वो ना ही लीड की तरह चल सकती है, इसलिए वो उन सभी का इंतज़ार यहीं पर करती है। बेल तब कहता है कि वो अपनी टीम के पास पहुंचना चाहता है, क्या वो हेल्प कर सकती है। मैरी कहती है कि वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर मॉन्स्टर है, ये जगह सेफ है तो यहाँ पर ही रहना चाहिए, वरना सब लोग मारे जाएंगे और उसे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और अभी दूसरी ओर वो सभी आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन अभी उनके सामने से मॉन्स्टर्स का झुंड आ रहा था और बस सामने से नहीं पीछे से साइड से हर जगह से उनकी तरफ मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है और मॉस उनके साथ ही था जो कि उन्हें यहाँ पे लेके आया है। यहाँ पर बेल कहता है कि उसे किसी भी हाल में मॉस को हराना होगा और बेल चाहता है कि मैरी उसे गाइड करे उन तक पहुँचने में। मैरी बार बार कह रही होती है कि वहाँ पर खतरा है, वो तुम्हें मार देगा, लेकिन बेल प्रॉमिस करता है कि वो उसे हरा देगा, वो उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म कर देगा, जिससे कि मैरी भी बहुत ही ज़्यादा डरती है और अभी इसलिए मैरी उसे गाइड करने के लिए मान जाती है और मरमेड सॉन्ग से पता करती है कि उन्हें आखिर किस तरफ जाना है। और अभी यहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं क्योंकि अगर वो किसी एक जगह पे रुक गए तो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्हीं के बीच फंसकर मारे जाएंगे।
इसमें वेल को इलेक्ट्रिक सोर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके मैजिक सोर्ड भी टूट जाती है और अभी तो वो मॉन्स्टर से बिल्कुल घिर गए थे। और मेरी को ये बात भी पता लग जाती है जो कि वो बेल को बताती है और ये भी कहती है कि उनके सामने अभी मॉस भी है और अभी उन सभी मॉन्स्टर से वेल्फ, ओका और आयशा निपट रहे थे, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो बस आते ही जा रहे थे। और तभी बीच में एक उर्जिन मॉन्स्टर भी आता है जिसके चारों ओर बस कांटे हैं और ये बिल्कुल उन्हीं की तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा था और यहाँ पे साइड होने की कोई भी जगह नहीं बची थी, इसलिए ओका खुद सामने अड़ जाता है कि इसे रोकना ही होगा वरना चिगुसा और बाकी सभी घायल हो जाएंगे। लेकिन तभी बीच में यामाटो आती है और मॉन्स्टर के बिल्कुल 2 टुकड़े कर देती है ज़ेका अटैक के साथ, जो कि ताके ने उसे यहाँ पर आने से पहले सिखाई है। इसके बाद अगेन उनकी फाइट कंटिन्यू होती है और कैसेंड्रा उन सभी को हील कर देती है और फाइट ऐसे ही चलती रहती है। बीच में लिली मैजिक सोर्ड का भी इस्तेमाल करती है और वो आगे बढ़ते हैं और आयशा ये सब देख बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। उसे लगा था कि बेल के बिना ये टीम कुछ भी कर नहीं पाएगी, लेकिन वो अभी टिक गए हैं और वो काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। दूसरी ओर मैरी यहाँ पर आकर बिल्कुल फंस गई थी क्योंकि वो यहाँ से आगे और जा नहीं सकती। लेकिन तभी एक एक्वा सरपेंट उनकी तरफ आता हुआ देख बेल मैरी को उठाकर वहाँ से भागता है और अभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर से थोड़ी दूर आ गए थे और सही मौका देखकर वेल्फ फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करता है और बहुतों को एक ही बारी में डाउन कर देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर्स हर जगह से निकलने लग जाते हैं और वो उन लोगों को बिल्कुल एक बीच में घेर देते हैं। आयशा हारुही में से कहती है कि अभी उन्हें उसका इस्तेमाल करना ही होगा और वो लूवियस और डोरमुल से प्रॉमिस लेती है कि अभी यहाँ पे जो भी कुछ होगा दोनों जैसे किसी को भी ना बताए। और अभी पास्ट में हारुही में अपने लिए इतने स्पेशल बुक का यूज़ करना नहीं चाह रही थी, तो आयशा उसे समझाती है कि उसे अपने फैमिलिया के लिए करना होगा, खुद को पावरफुल बनाना होगा, वरना वो बस अपने फैमिलिया के ऊपर एक बोझ बन के रह जाएगी। और इसलिए हारुही में मैजिक को सीखती है और वो अभी उसी मैजिक ओकोनोई मैजिक के चैंटिंग शुरू करती है। और जब तक चैंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती सभी मिलकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और जितना हो सके उतनों को रोक रहे थे। इसी बीच चैंटिंग कंप्लीट हो जाती है और इस मैजिक से हारुही में एक साथ 5 का लेवल बूस्ट कर सकती है। और जब हेस्टिया को इसके बारे में पता चला था वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुई थी और अब इस लेवल बूस्ट के साथ 5 मॉन्स्टर्स के ऊपर बिल्कुल ही टूट पड़े थे, उन्हें बिल्कुल मक्खन की तरह काट रहे थे। लेकिन इस मैजिक को यूज़ करते हारुही में बिल्कुल ही ड्रेन हो गई थी। आयशा सोच रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन तभी आयशा की नज़र मॉस पे पड़ती है जो कि मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करके खा रहा था और ये मैजिक स्टोन उन्हीं मॉन्स्टर्स का है जो कि अभी उन लोगों ने मारा है, जिन्हें कि वो खाकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और पहले से उसका यही प्लान था और इसीलिए उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ भेजे थे और वो अभी पहले से और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हो गया था। और आयशा लेवल बूस्ट के साथ भी उसके सामने बस डिफेंड ही कर पा रही थी और तभी मॉस उसे पकड़ लेता है, उसके शोल्डर पे काट लेता है। लेकिन फिर भी आयशा सोर्ड का यूज़ करके उसे छूट जाती है, लेकिन अभी पेड़ उसमें भी उगने लगा था। वेल्फ तभी उस पर फ्लेम अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस पावरफुल अटैक को भी मॉस बिल्कुल ही सह जाता है क्योंकि वो एडवेंचरस से चुराई हुई अंडाइन क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहा था। और अभी उसे भी बुरा ये हुआ कि वेल्फ की सोर्ड बिल्कुल टूट गई है और अभी चारों तरफ से फिर से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। आयशा भी इसी हालत में ही मॉस से फाइट कर रही होती है और बाकी सब लोग दूसरे मॉन्स्टर्स को रोकने में लगे हुए थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद यही उनका एंड है और हेस्टिया ने कहा था कि उन्हें हारुही में कि इस लेवल बूस्ट का इस्तेमाल आखिरी चॉइस के तौर पे करना होगा और अगर इसके इस्तेमाल करने के बाद भी चीज़ें नहीं सुधरी तो उन्हें समझ जाना होगा कि उनका काम हो गया है। लेकिन हेस्टिया को भरोसा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है। लेकिन तभी डोरमुल और लूवियस फाइट के लिए सामने आते हैं, कहते हैं कि अगर वो उनकी हेल्प ना करते तो अभी तक उनकी डेथ हो गई होती, तो इसलिए वो अभी एज ए सील्ड काम करेंगे और तब तक सब लोग यहाँ से भाग जाएं और जाकर गिल्ड को इस मॉन्स्टर के बारे में रिपोर्ट करें। और अभी लिली सोच में पड़ी हुई थी कि अभी क्या करना सही होगा। डाफने ने उसे पहले ही कहा था कि लोअर फ्लोर्स में कभी कभी तुम्हें क्रूअल डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, दिल से नहीं तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ता है। और अभी लिली का दिमाग कह रहा होता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए, जितनों को हो सके उतनों को बचाना चाहिए। लेकिन तभी उसे बेल की बात याद आती है। लिली कहती है कि वो किसी को भी अबंडन नहीं करेगी जैसे बेल ने उसे कभी नहीं किया था, वो सभी मिलकर इस प्रॉब्लम से निपटेंगे। और तभी बेल भागकर वहाँ पर आ रहा होता है, जो देखकर लिली सभी को ही गार्ड लेने कहती है। इवन आयशा भी गार्ड ले लेती है क्योंकि यहाँ पर बेल एर्गोनॉट स्किल के साथ आ रहा था
और वो यहाँ पर पास पहुँचते ही एक बहुत ही बड़ा पावरफुल फायरबॉल इस्तेमाल करता है, जिससे कि मोस दीवार तोड़ते हुए दूर जाकर गिरा था। और लिली उसे एक हीलिंग पोशन दे देती है और आयशा भी कहती है कि अभी सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा बेल। और अभी बेल और मोस एक दूसरे पे अटैक्स करने लग जाते हैं और आयशा किसी को भी हेल्प करने से मना करती है, क्योंकि वो बस बेल के रास्ते में ही आएंगे और उसे स्लो करेंगे। और अभी बेल तो इतना ज़्यादा फास्ट अटैक्स कर रहा होता है कि मोस पावरफुल होने के बाद भी संभाल नहीं पा रहा था। यामाटो कहती है कि कभी कभी लेवल बूस्ट से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उस ताकत को माइंड कॉप अप नहीं कर पाता, और इसीलिए कभी कभी तुम लेवल बूस्ट के बिना भी लेवल बूस्ट से बेहतर काम कर सकते हो। अभी क्योंकि बेल इस ताकत से यूज टू हो गया है, ऊपर से वो ईगोस के फास्ट अटैक्स को झेल चुका है, और इसीलिए उसे मोस के ये हमले बिल्कुल ही स्लो लग रहे हैं। और वो एस्टेरिया से भी फाइट कर चुका है और मोस तो उसके सामने बहुत ही कमज़ोर है, और बेल तो एस्टेरियस को हराना चाहता है, इसलिए मोस उसके सामने कुछ भी कर नहीं पाता। और अभी बेल के सामने मोस के भी कोई हमले काम नहीं कर रहे थे। बेल तभी उसके दोनों हाथ को काट कर अलग कर देता है, लेकिन वो तुरंत ही रीजेनरेट कर लेता है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो बेल बिल्कुल ही थक जाएगा। लेकिन तभी बेल हेफेस्टस के बनाए हुए नाइफ के साथ फायरबॉल को इन्फ्यूज करता है, और वो इस अटैक का नाम हेस्टिया के एक और नाम वेस्टा पे रखता है, आर्गो वेस्टा। और मोस तो इस हमले को देखकर ही डर के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेल्फ उसे जाने नहीं देता और बेल उसे एक ही बारी में मार देता है, जिससे कि उसे रीजेनरेट होने का मौका ही नहीं मिलता और वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और उसके मरते ही उसके पेट भी मर जाते हैं और सभी लोग ठीक हो गए थे। और मैरी छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, और वो छुपकर ही उसे आई लव यू कहती है, और वो किसी के सामने भी नहीं आती। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है 18th फ्लोर में, और वो यहाँ पे अभी रेस्ट करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा कुछ हो गया है कि उन सभी को रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत है। लिली तब कहती है कि वो बेल के साथ बाद में अकेले में कुछ बात करना चाहती है। और अभी दूसरी ओर सरफेस पे डेनाटस यानी गॉड्स की एक मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर रैंक अप एडवेंचर्स का सेकंड नेम डिसाइड किया जाता है। वैसे हेस्टिया को पता चला है कि सभी लोग ठीक है और वह भी 18th फ्लोर में है। हेस्टिया सोच रही थी कि इस बार उसे बेल के लिए एक अच्छा नेम लेना होगा, और अभी मीटिंग में वेल्फ का सेकंड नेम इग्निस सिलेक्ट होता है। और अभी बारी थी बेल की, जिसे लेकर सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, इवन फ्रेया भी। उस मॉन्स्टर के साथ फाइट को देख उसकी धड़कनें बिल्कुल ही तेज हो गई थी और वो बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गई है, और वो एक नेम सजेस्ट करती है, वानाडिस ऑर्डर, जिसका मतलब होता है कि फ्रेया का हस्बैंड, जो कि ऑब्वियसली हेस्टिया रखने नहीं देती। और अभी तो हर कोई एक एक नाम देने लग गया था, वेडिंग बेल्स, मिमीरिन, ट्रिकस टॉय और भी बहुत कुछ, और जिसके मन में जो भी नाम आ रहा था वो बताए जा रहे थे। और इससे तो हेस्टिया को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सभी को चुप रहने कहती है, लेकिन आखिरी में बेल का नाम रेबिट्स फुट डिसाइड होता है। और अभी लिविरा में बेल डोरमुल एंड लुवियस के टीम से मिलने आया हुआ था, जो कि रिकवर कर रहे हैं, और वो बेल से कहते हैं कि वो उसके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और ज़रूर एक दिन उसकी मदद करेंगे। और डोरमुल तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और वो लिली की तारीफ भी करता है उसके लास्ट स्पीच के लिए, जिसके बाद उनमें फाइट करने की और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई थी, और वो सभी बेल के आने तक टिक पाए। लिली इसके बाद बेल से बात करना चाह रही थी, लेकिन बेल को ओका और चिगुसा से मिलने जाना था। ओका सॉरी कहता है कि वो वैनगार्ड की ड्यूटी सही से पूरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चिगुसा हर्ट हो गई, और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। बेल कहता है कि वो अलग फैमिलिया के हो सकते हैं, लेकिन वो सभी एलाइज हैं और प्रॉब्लम्स में एक साथ खड़े रहना ही उनकी ड्यूटी है। और ये सब कुछ लिली छुप के देख रही होती है, और तभी डाफने और कैसेंड्रो आकर उसे अपने साथ ही ले जाती है। और अभी सरफेस पे सार सोच रही होती है कि रियू 3 दिन से काम पे नहीं आई और उसने कुछ बताया भी नहीं है। और अभी दूसरी ओर कैसेंड्रा और डाफने बेल को लेकर अपने साथ डिस्काउंट पाने आई थी, क्योंकि वो अभी 18th फ्लोर के लिविरा टाउन में है और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी है। डाफने इसी बीच बेल की तारीफ करती है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, चुटकियों में उसने मोस को हरा दिया। और तभी बेल डाफने से लिली एज स्ट्रेटेजिस्ट कैसी है इसके बारे में पूछता है। डाफने कहती है कि उसके पास टैलेंट है, गुड जजमेंट है, और वो क्विक डिसीजंस भी ले पाती है। और तभी हारुहिमे और यामाटो बेल को टी पे इनवाइट करते हैं, और यामाटो उसे हारुहिमे के न्यू मैजिक के बारे में बताने लग जाती है कि वो कितना ज़्यादा अमेजिंग था और वो कितना ज़्यादा पावरफुल भी था। और याद रखना, ये सब कुछ लिली छुप के देख रही है। और वैसे यामाटो ये सब इसलिए कह रही है ताकि बेल हारुहिमे से बिल्कुल इम्प्रेस होकर उसे प्यार करने लग जाए। बेल तभी उन लोगों से सॉरी कहता है कि उसके ना होने की वजह से उन पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा है। यामाटो और हारुहिमे पूछने लगती हैं कि बेल उनसे अलग होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो कैसे वापस आया,
और बेल उन दोनों को सब कुछ बताता है, लेकिन वो मैरी की बात नहीं बताता। और इसके बाद लिली को लग रहा होता है कि फाइनली उसका टाइम आ चुका है, वो बात कर सकती है। लेकिन तभी वेल्फ और आयशा टल्ली होकर वहाँ पे पहुँचते हैं और बेल को अपने साथ मजे करने ले चलते हैं। और तब लिली देखती है कि बेल के न्यू सेकंड नेम के बारे में यहाँ पे खबरें छपी है। और अभी इसके बाद बेल उन सभी के साथ बैठा हुआ था, वो सभी ड्रिंक कर रहे थे, मस्त बातें वगैरह हो रही थी। और तब उनमें से एक बता देता है कि बेल का एक न्यू सेकंड नेम डिसाइड हुआ है और वो है रैबिट्स फुट। और ये सुनने के बाद लिली का सपना बिल्कुल ही टूट जाता है, क्योंकि ये बात वो सबसे पहले बेल को बताना चाहती थी। और अभी तो आयशा नशे में बिल्कुल बेल के ऊपर ही चढ़ जाती है, क्योंकि अभी तक उसे जो करने का मौका नहीं मिला था यहाँ पे मिल चुका है। और इसलिए लिली स्मोक का यूज करके बेल को वहाँ से निकाल लाती है, जिसके लिए बेल उसे शुक्रिया भी कहता है और पूछता है कि वैसे वो क्या बात करना चाह रही थी। लिली बताती है कि वो जो भी पूछना चाह रही थी, कहना चाह रही थी, सभी लोगों ने बेल से वो पहले ही बातें कर ली है। वैसे वो खुश है कि बेल जेनोस के एनकाउंटर के बाद और भी बेहतर हुआ है और आज भी वो हमेशा की तरह गिव अप नहीं करता और दूसरों के प्रति हमेशा ही काइंड रहता है। बेल तभी उसे शुक्रिया कहता है और सॉरी भी कि लिली को उसकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है। वैसे उसने सभी लोगों को कौन सी स्पीच दी थी जिसके बारे में डोरेमोन बात कर रहा था। तो लिली ये सुनने के बाद ब्लश करने लग जाती है, कहती है कि वो तो एक सीक्रेट है, वो मैं बता नहीं सकती। और वो न्यू नेम के लिए बेल को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। और अभी उसी रात को एक दूसरे एडवेंचरर का मर्डर कर देता है और जिसने ये काम किया था वो और कोई नहीं बल्कि रियू ही थी। और अभी नेक्स्ट डे इसके बारे में पूरे टाउन में खबर फैल चुकी थी और ये आदमी है जो कहता है कि उसने ये सब कुछ होते हुए देखा है। उसका कहना है कि यह काम ब्लैक लिस्टेड एडवेंचरर गेल विंड की ही है, जिसके सर पे भी एक बहुत बड़ी बाउंटी है। लेकिन बेल को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि रियू ऐसा भी कुछ कर सकती है। इसके बाद कैसेंड्रा को एक सपना आता है जहाँ पर हेस्टिया फैमिलिया और उनके साथ आए हुए सभी एलाइज सभी जख्मी हालत में थे, सभी लोगों की डेथ हो गई थी और वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही थी। और ये सारा का सारा काम रियू का था, जिससे कि अभी बेल फाइट कर रहा था और बहुत ही बुरी तरह पिट रहा था। और तभी डाफने आकर उसे मर्डर के बात बताती है। और अभी मर्डर लोकेशन पे कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने भी गेल विंड को देखी थी। और टार्क बताता है कि वो रियू से मिल चुका है, वो जब भी एस्ट्रिया फैमिलिया में हुआ करती थी। और वो इंसिस्ट करता है कि उन्हें रियू को हंट डाउन करना होगा, वो ऐसे बच नहीं सकती उनमें से किसी एक को मारकर। लेकिन रियू लेवल 4 की है और बोर्स को अपनी जान बहुत ही प्यारी है, इसलिए वो कुछ भी करने से मना कर देता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि रियू पे 80 मिलियन की बाउंटी है, बोर्स कहता है कि वो सभी जाएंगे उसे हंट डाउन करने। लेकिन गेल सभी लोगों के सामने रियू को डिफेंड कर रहा होता है कि अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है कि रियू ने ही यह काम किया है। और क्या टार्क श्योर है कि वो रियू ही थी, कि क्या बेल उसे झूठा कह रहा है। बेल कहता है कि पूरी टाउन ने देखी है किस तरह रियू ने गोलियत अटैक के वक्त उससे फाइट करी थी। लेकिन टार्क मानने को ही तैयार नहीं था। तब आयशा बेल को वहाँ से खींच कर ले आती है, क्योंकि अगर बेल सभी लोगों के सामने ज़्यादा कोशिश करता रहेगा तो सभी को लगेगा कि बेल रियू के साथ है और चीज़ें उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए उन्हें इसके बारे में कहीं अकेले में चल के बात करनी चाहिए। कैसेंड्रा सोच रही होती है कि क्या ये सब उसी इवेंट की शुरुआत है। वैसे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा होता है कि रियू ऐसा कर सकती है। ऑब्वियसली रियू ने अपने फैमिली के रिवेंज के लिए बहुतों को निपटा चुकी है, लेकिन वो सब पहले की बात थी। डाफने बताती है कि जेन के हाथ और पैरों पर वार किया गया था ताकि वो भाग ना सके और उन कर्ज को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह काम रियू का ही है और शायद उसे इंटरोगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। लेकिन शायद बाद में चीज़ें बढ़ गई और सारा का सारा इल्ज़ाम रियू पे डाल दिया गया। बेल कहता है कि उसे भरोसा है कि टार्क झूठ कह रहा है। उसने कहा कि वो रियू को जानता है, जबकि गोलियत अटैक के वक्त जब रियू लीड कर रही थी सभी लोगों ने उसे देखा था, लेकिन तभी टार्क उसे देखकर पहचान नहीं पाया था और वही सभी को इंसिस्ट कर रहा था कि उन्हें रियू को मार देना चाहिए। ज़रूर रियू को इस सब में फंसाया जा रहा है और वो रियू को बचाना चाहता है। लिली कहती है कि उन्हें रियू को हंट डाउन करने वाली पार्टी को ज्वाइन करनी चाहिए ताकि वो दूसरे एडवेंचरर से पहले उसे कांटेक्ट कर पाएं और पूरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन अभी इस सबसे कैसेंड्रा का डर बढ़ता ही जा रहा था और अभी कनोसस में एसफी सोच रही थी कि इस मिशन के दौरान रियू को वो आदमी जिन दिखा था जिसे देख वो बदले के आग में जलने लगी थी। और अभी दूसरी ओर कैसेंड्रा सोच रही थी कि आखिर वो ये सब होने से कैसे रोकेगी। लेकिन अभी तक सब जाने के लिए तैयार हो गए थे और लिली ने हेस्टिया को एक लेटर भी भेज दी है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तब कैसेंड्रा कहने आती है कि क्या वो इस प्लान को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि कुछ बहुत ही खराब होने जा रहा है।
लेकिन कोई भी उसके बातों पे बिलीव नहीं करता, इवन बेल भी नहीं, क्योंकि वो तो रियू को बचाना चाहता है जिसके लिए उसे जाना ही होगा। इसलिए यह बात पता होते हुए भी कि आगे क्या क्या हो सकता है, कैसेंड्रा उनके साथ ही चलती है ताकि अगर हो पाया वो उन्हें किसी भी तरह बचाने की कोशिश करेगी। और अभी सरफेस पे हेस्टिया सभी के बिना बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी और मियाक भी बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, लेकिन उसके पास नाजा है और दोनों बहुत ही लवी डवी होते ही रहते हैं और इसीलिए दोनों का टाइम पास हो जाता है। और अभी डंजिन में बोर्स टीम को लीड कर रहा होता है और बेल से कहता है कि उसे रियू को हैंडल करना होगा क्योंकि वो लेवल 4 की है और बस बेल ही उसे अच्छे से हैंडल कर पाएगा। और ये उनके लिए भी अच्छी बात थी क्योंकि वो ऐसे रियू से अच्छे से बात कर पाएंगे। हेस्टिया यहाँ पर कैसेंड्रा की बात कर रही होती है और मियाक कहता है कि उसके पास फोरसाइट है और वो ऐसी चीजें देख सकती है जो कि गॉड्स भी देख नहीं सकते। और तभी लिली की भेजी हुई लेटर हेस्टिया के पास पहुंच जाती है और ये पढ़ के कि रियू के ऊपर मर्डर चार्जेस है और इसे मारने के लिए एक पार्टी फॉर्म हुई है जिसमें कि बेल और उसकी पूरी टीम भी है और वो ये सब कुछ कर रहे हैं रियू को बचाने के लिए। हेस्टिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और अभी 21st फ्लोर में अभी तक रियू की कोई भी खबर नहीं मिली थी। कैसेंड्रा तब पूछती है फ्लोर बॉस एम्फिस बायना कब स्पॉन होगा, तो लिली बताती है कि उसे हाफ मंथ पहले ही मारा गया है और वो अभी 2 हफ्ते के बाद ही रिस्पॉन होगा और वो 27th फ्लोर का बॉस है और वो शायद लेवल 5 या 6 का है। और फिर कैसेंड्रा अपने ही सोच में खोई हुई थी जो देख बेल उसे बात करने की सोचता है और कैसेंड्रा उसे कुछ बता पाती उन पे मॉन्स्टर मेमथ का झुंड अटैक कर देता है और कैसेंड्रा सोच रही होती है कि फोरसाइट के हिसाब से बेल रियू से मिलेगा और वो उसके प्रॉब्लम में फंस जाएगा, लेकिन उसके सपने में बेल मरा नहीं था। और फिर कैसेंड्रा वेल्फ से एक फेवर मांगती है। यहाँ पर बेल और बाकी सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और कैसेंड्रा वेल्फ को कह देती है कि आखिर वो क्या चाहती है, जो सुनने के बाद वेल्फ कहता है कि वो कर तो सकता है लेकिन उसे ठीक नहीं लग रहा। कैसेंड्रा कहती है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है और वो बहुत बार इसकी वजह से खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है और इसलिए वेल्फ वो काम करने के लिए फाइनली तैयार हो जाता है। और अभी कुछ देर के बाद उन्हें ढूंढते हुए एक दिन हो गया था और अभी तक रियू के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और कैसेंड्रा तो सोच रही होती है कि ड्रीम के हिसाब से रियू यहाँ नहीं मिलेगी। तभी नीचे फ्लोर्स में एक एक्सप्लोजन होता है और वो 25th फ्लोर चेक करने आते हैं, लेकिन लगता है कि एक्सप्लोजन 27th फ्लोर में हुआ है। बॉस कहता है कि उन हिस्सों में आगे बढ़ना होगा और कैसेंड्रा के ड्रीम के हिसाब से सब कुछ 27th फ्लोर पे ही होगा, इसलिए कैसेंड्रा उन सभी को जाने से रोकती है। कहती है कि इतने लोगों की वजह से आगे बढ़ने में मुश्किल होगी और सभी को लोअर फ्लोर्स की आदत भी नहीं है। और लिली भी इस बात पे एग्री करती है, कहती है कि बस आयजा और बेल को ही जाना चाहिए, लेकिन कैसेंड्रा मना करती है। कहती है कि हारुहिमे के लिए आयजा को यहाँ रहना होगा क्योंकि वो बहुत ही हैवी है और उसे उठाते हुए वो पहले काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन ये सब कुछ झूठ था बस आयशा को यहाँ पे रोक के रखने के लिए। ओका भी कहता है कि हाँ उसके आगे का हिस्सा काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। वैसे आयशा को रोकने की सच वजह तो ये है कि ड्रीम में आयशा की डेथ हो जाती है। बेल कहता है कि आयशा का यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आयशा कहती है कि बेल अकेला रियू को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अगर बेल ऐसा ही चाहता है तो ठीक है। और तभी वेल्फ लिली के रोब से बनाई हुई एक कस्टम मेड गार्ड उसे गिफ्ट करता है जो कि कैसेंड्रा के कहने पे उसने बनाई है और बेल इसके लिए उसे शुक्रिया कहता है। और कैसेंड्रा सोच रही होती है कि वो सरफेस पे जाने के बाद बेल से अच्छे से बात करेगी। और अभी 25th फ्लोर में सभी वेट एंड वॉच का काम कर रहे थे और कैसेंड्रा सोच रही थी कि अगर वो उन्हें 27th फ्लोर जाने से रोक देती है तो वो सभी लोग बच जाएंगे, लेकिन अभी 27th फ्लोर पे ही बेल मॉन्स्टर्स को हंट डाउन कर रहा था और वही इसमें सभी लोगों को लीड कर रहा था और सभी लोग उसके इस कैपेबिलिटीज को देखकर बिल्कुल ही अमेज रह गए थे। कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि बेल पहली बार 27th फ्लोर पे आया है। और वैसे ये वही स्कार्फ है जो कि वेल्फ ने उसे दी है और ये प्रोटेक्शन के साथ ही साथ अटैक के लिए भी काम आता है। और अभी बॉस तो ये देखकर बेल को अटैक के ड्यूटी का लीड बनाता है, जिसके बाद बेल कुछ लोगों से भी मिलता है जिनके साथ उसने गोलियत के साथ भी फाइट करी थी और उनसे उसे पता चलता है कि रियू के फैमिली को जिसने वाइप आउट किया था वो इविलियस का पार्ट थे और रियू ने भी रिवेंज में उस फैमिली को बिल्कुल खत्म कर दिया था। बॉस तब अनाउंस करता है कि वो फिर से 2 हिस्सों में बंटकर आगे बढ़ेंगे और रियू को ढूंढेंगे, जिसके बाद बेल सोच रहा था कि उसे बस एक बहाना ढूंढकर पार्टी से अलग होकर रियू को पहले ढूंढना होगा। तब उन्हें फ्लोर पे एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखता है और डंजिन ने अभी तक उसे रिपेयर नहीं करी है, मतलब कि जिसने भी ये किया है वो पास ही है। तभी उन्हें किसी के गाने की आवाज आती है और बेल को पता था कि ये कौन है और इसीलिए वो अकेले ही चेकआउट करने जाता है। और अभी 25th फ्लोर में वेल्फ टार्क पे नजर बनाए हुआ था और लिली बताती है कि उसने पता करा है टार्क 3 साल पहले लिविरा में आकर बस गया
और वो लेवल 2 का ही है, लेकिन यहाँ का रेसिडेंट होने की वजह से लोग उस पर काफ़ी भरोसा करते हैं और वो बेल के कहने पर ही टार्क पे नजरें बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं चला है। आयशा कहती है कि हमला कर देते हैं ताकि टार्क सब कुछ उगल दे, लेकिन सभी मना करते हैं क्योंकि इससे पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए आयशा कहती है कि वो टार्क को कोने में ले जाकर अपने चार्म का यूज़ करके उसे सब कुछ निकलवा सकती है, लेकिन हारुही में ऐसा करने से मना करती है। और तभी टार्क कहने लगता है कि उन्हें गैलविंड को इस फ्लोर में भी ढूंढना चाहिए क्योंकि वो जिन का बदला खुद अपने हाथों से लेना चाहता है। और कुछ लोग थे जिनको कि ये आइडिया पसंद आता है और कुछ लोग जाने से मना कर देते हैं। और क्योंकि वेल्फ और बाकियों को उस पर नजरें रखनी थी तो वो सब भी टार्क के साथ ही चलते हैं। यहाँ पर बेल मारी से मिलता है जो कि बहुत ही डरी हुई थी। कहती है कि उसने किसी अननोन चीज़ को देखी है और वो कहाँ से आया कहाँ पर चला गया कुछ भी पता नहीं चला। बेल तब उसे रियू के बारे में पूछता है और वह उसका हुलिया बताता है, जिसके बाद मैरी उसे ले चलती है कि उसने कहाँ पर देखा था। और इसी बीच हमें एक अननोन मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है। और तभी बेल मैरी के साथ रियू तक पहुँच गया था जो कि किसी को मार रही थी। और वह गुस्से में बेल से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और कोई भी सवाल मत पूछो। बेल पूछता है कि आखिर बात क्या है और ये आदमी कौन था। रियू कहती है कि उसके जैसे लोग मॉन्स्टर का खाना बनना है डिजर्व करते हैं और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर टार्क अपनी टीम के साथ आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन वेल्फ और बाकियों के होने की वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उन्हें अलग जाकर ढूंढने के लिए कह रहा था। कैसेंड्रा सोच रही थी कि शायद उसे बेल को सब कुछ बता देना चाहिए था क्योंकि हो सकता है कि उसे कोई धोखा देगा। बेल अब देखता है कि इसकी भी डेथ वैसे ही हुई है जैसे कि टाउन में जीन की हुई थी। और अभी बेल उस आदमी को उठाकर वापस बाकियों के पास आता है जहाँ पर बॉस और उसके टीम को और कुछ डेड लोग मिले थे। और ये सब देख बेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही बाकी लोग कुछ भी समझ पा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से कोई था जिसकी सांसें अभी तक चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, ट्रॉमाटाइज्ड हो गया था। कहता है कि गैलविंड ने किसी मैजिक का इस्तेमाल किया जिसके बाद उसकी विजन बिल्कुल व्हाइट हो गई और उसे कुछ भी पता नहीं चला। और वो रोते हुए सभी को कह रहा होता है कि मुझे बचा लो। और तब बॉर नोटिस करता है कि ये तो जूरा हाल्मर है और इस पे भी बाउंटी है। जूरा वैसे रुद्रा फैमिलिया का है जो कि इविलियस का ही पार्ट है और इन्हीं लोगों ने एस्ट्रिया फैमिलिया को ट्रैप करके मार दिया था और इसलिए गैलविंड ने बदला लिया है। और शायद जिन भी इसे कांटेक्ट में होगा और इसलिए उसके साथ भी ऐसा ही हो गया। जूरा बताता है कि फैमिलिया में बस वही अकेला बच गया था और वो तब से छुपते हुए आया था, लेकिन गैलविंड को किस तरह उसके बारे में पता चल गया जिसके बाद उसने उसकी यह हालत कर दी। बॉस कहता है कि वो जूरा को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उसे भी गिल्ड को हैंडओवर करने के बदले उन्हें बाउंटी मिलेगी और उन्हें पैसे ही चाहिए। और अभी अचानक रियू उन पे चार्ज करती है जो देखकर बॉस से भी कोई उसके ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन रियू से भी कोई साइड हो जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका टारगेट बस जूरा है। अभी बॉस नोटिस करता है कि रियू ने गोलियत अटैक में भी हेल्प करी थी और अभी रियू बेल को भी रास्ते से हट जाने के लिए कहती है और खुद ही जंप करके वहाँ से चली जाती है। खैर बेल भी उसके पीछे पीछे जाता है और तभी रियू एक मैजिक का इस्तेमाल करते जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर बेल पहुंचकर देखता है कि जूरा उसे बचाने की भीख मांग रहा होता है। और अभी रियू बेल को हट जाने के लिए कहती है कि इस समय बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। वो ये भी कहती है कि उसे लगा था कि उसने जूरा को मार दिया है, लेकिन वो गलत थी। लेकिन अभी वक्त आ चुका है अपनी गलती को सुधारने का। लेकिन बेल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रियू उसे कहती है कि अगर अभी तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन बेल उसे अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। रियू कहती है कि अगर अभी तुम बीच में आओगे तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। लेकिन बेल फिर भी हिम्मत करके पूछता है कि क्या लिविरा के मर्डर के पीछे भी तुम्हारा हाथ है, तो रियू मना करती है। और बेल उसके बात पे भरोसा करता है कि अगर रियू ने मना किया है मतलब कि उसने वो काम नहीं किया। और फिर बेल यह ब्लेजर रॉक दिखाता है जो कि यहाँ पर आते हुए पैसेज वे में मिली थी। और अभी यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था ये जूरा का ही काम है। और ये कटा हाथ, कटा हुआ कान, ये सब कुछ रियू ने ही किया है, लेकिन बहुत सालों पहले। जूरा तब हंसने लग जाता है और खुद पे हीलिंग पोशन डालते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग गैलविंड को बिजी भी नहीं रख पाए। बेल अब रियू से सॉरी कहता है कि उसने रियू पे डाउट किया था और रियू भी सॉरी कहती है, लेकिन बेल ने फिर भी उसके बातों पे भरोसा किया और वो अभी बेल की मदद मांगती है ताकि वो जूरा को रोक सके। जूरा कहता है कि शायद रियू भूल गई है कि वो एक मॉन्स्टर टेमर है, यानी जो मॉन्स्टर्स को पालतू बनाते हैं। और अभी दूसरी ओर फेस कनोसस में ही था और उसे केज में बंद बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, मतलब इविलस भी इसमें शामिल है इकलुस फैमिलिया के साथ।
इवन यहाँ पर डीप फ्लोर्स के मॉन्स्टर को भी रखा गया था कैद करके। और अभी वहीं पे टार्क वेल्फ और बाकियों को अलग जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो जब उसके बातों को नहीं मानते, टार्क एक स्नेक मॉन्स्टर को वहाँ पे बुलाता है और ऐसा ही सेम मॉन्स्टर जूरा ने भी उन लोगों के सामने समोन किया था। और इस मॉन्स्टर का नाम है लैम्पटॉन, जो कि डीप फ्लोर्स का एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। लेकिन वो यहाँ पर कैसे आया? तो जूरा बताता है कि उसने यह मॉन्स्टर कनोसस से खरीदी है। और अभी लैम्पटॉन उन पे हमला कर देता है और वो इतना बड़ा होने के बाद भी इतना फास्ट और फ्लेक्सिबल है कि उससे बस बचने का एक ही उपाय है। कैसेंड्रा सोच रही होती है कि उसे लगा था अगर वो सब इस फ्लोर पे रहेंगे तो सभी लोग बच जाएंगे, लेकिन पता नहीं कि आखिर चीज़ें कहाँ पे गलत हो गई और ये सब कुछ हो गया। आयशा कहती है कि उन्हें एक खुले जगह में जाना होगा जहाँ पर वो लैम्पटॉन से फाइट कर पाएंगे। तभी लैम्पटॉन अचानक ही उनके नीचे से आकर हमला कर देता है, जैसे कि वो सभी लोग बस बाल बाल बचे थे। और अभी तो वो टार्क का भी पीछा नहीं कर पा रहे और वहीं पर अभी टार्क कुछ प्रिपरेशन शुरू करने की बात करता है। और अभी यहाँ पर लैम्पटॉन बेल पे एक स्पिनिंग अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि बेल बस थोड़े थोड़े से बच जाता है। लेकिन अभी लैम्पटॉन फिर से नीचे जा चुका था और अचानक आकर वो रियू पे चार्ज करता है। लेकिन जैसे ही रियू उसके हमले से बच जाती है, वो अगेन बेल पे चार्ज करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रियू जूरा पे चार्ज करती है। लेकिन आखिरी वक्त में लैम्पटॉन उसे भी टैकल कर देता है और वो जूरा को बचा लेता है। और ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे कि जूरा एक मॉन्स्टर को ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो जूरा रिवील करता है कि वो इस मैजिक आइटम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि वो खतरनाक से खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी पेट बना सकता है। और ये फॉरबिडन आइटम कनोसस में क्रिएट की गई है। जूरा कहता है कि वो रियू को मारने के लिए तड़प रहा है। उसे अभी भी याद है किस तरह रियू ने उसके पूरे फैमिलिया को मार दिया था उसके आंखों के सामने, और इसीलिए वो रियू को नहीं छोड़ेगा। और अभी दूसरी और वेल्फ और बाकियों को फाइनली एक जगह मिल गई थी जहाँ पर कि वो फाइट कर सकते हैं। और अभी आयशा हारुहिमे को वेल्फ और ओका पे लेवल बूस्ट यूज करने के लिए कहती है और बाकी लोग पीछे से उन्हें एरो से बैकअप देंगे और आयशा होगी जो कि उन्हें लीड करेगी। और अभी दूसरी ओर रियू कहती है कि उसने लैम्पटॉन के मूवमेंट को फिगर आउट कर ली है, जिससे कि वो उसके मैजिक आइटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते हैं लैम्पटॉन अपने मॉन्स्टर नेचर की वजह से सब कुछ तबाह करने लग जाएगा, बिल्कुल रैम्पेज मोड पे आ जाएगा। लेकिन अभी रियू के पास एक आइडिया है और वो बेल को उसे कवर देने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि उसे लैम्पटॉन को अंडरग्राउंड होने से रोकना होगा। और इससे पहले भी रियू एक बार लैम्पटॉन से फाइट कर चुकी है और उसे लगता है कि वो उसे हरा पाएगी। जूरा तब कहने लग जाता है कि रियू ही सभी मुसीबत की जड़ है, उसी की वजह से कितनों को मरना पड़ा है। लेकिन तभी जूरा ये भी रिवील करता है कि जिन को टार्क ने मारा था और सभी को रियू के खिलाफ उसने ही भड़का दिया, और इस फ्लोर पे जिन लोगों की डेड बॉडीज मिली थी वो काम भी जूरा का ही था। और मजे की बात तो ये है कि जूरा ने जिन लोगों को भी मारा था वो सभी लोग उसके दोस्त थे। लेकिन अभी रियू बेल को उसके बातों पे ध्यान देने से मना करती है और काम पे फोकस करने के लिए कहती है। और अभी बेल लैम्पटॉन के मूवमेंट्स को रोकने में लग जाता है और रियू उसके अटैक्स को डॉज करने लग जाती। और बेल के फायरबोल्ट अटैक के बाद वो ल्यूमिनस विंड का इस्तेमाल करती है और वो ऐसे ल्यूमिनस को यहाँ पे हरा देते हैं। और अभी दूसरी और वेल्फ और ओका दोनों मिलकर लैम्पटॉन को ब्लॉक कर रहे थे और कैसेंड्रा उन्हें लगातार हिल कर रही थी। और इस साइड से चिकुसा और बाकी लोग लैम्पटॉन के गले पे एरोस का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद आयशा उस पे हेल कायोस अटैक का इस्तेमाल करती है और लैम्पटॉन का गला काट कर उसे वहीं पर ही मार देती है। और अभी ये सब होने के बाद कैसेंड्रा के चेहरे पे एक खुशी थी कि उसने सपने में जो देखा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसे तभी ये लगने लग जाता है कि ये वो डिजास्टर नहीं था जो कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी जूरा हंसने लग जाता है और कहता है कि वो तो बस एक डिस्ट्रॉक्शन था। और तभी टार्क सभी सेट के ब्लेजर रॉक्स में एक साथ ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि 25th फ्लोर ही कोलैप्स करने लग जाती है। और जूरा बताता है कि इसे ग्रेट फॉल्स का पूरा एरिया एक सिंगल फ्लोर बन चुका है, यानी कि अभी डैमेज इतना ज्यादा होगा कि कोई भी इमेजिन कर नहीं पा रहा। और 5 साल पहले जब जूरा बाल बाल बच गया था, उसने तब रिसर्च की कि आखिर कहाँ पे ट्रिगर करना सही रहेगा और कैसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। और अभी रियू तो गुस्से में उसे मारने ही जा रही थी, लेकिन बेल उसे रोक लेता है। और तभी उन्हें एक डरावनी आवाज आने लग जाती है, जिससे रियू का तो हो गया था। कहती है कि वो चीज आ रही है, वो चीज फिर से आ रही है। और वो बेल को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन जूरा कहता है कि अभी तो देर हो गई है, कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी यहाँ से भागकर कहीं जा नहीं सकता। और अभी दूसरी ओर कैसेंड्रा समझ चुकी होती है कि ये वही डिजास्टर है, डिजास्टर की पार्टी अब स्टार्ट हो गई है। और तभी एक दीवार टूटकर वहाँ से खून बाहर आने लगता है और वहाँ पर वही खतरनाक मॉन्स्टर है जिसका आने का सभी को ही डर लगा हुआ है। और इस आवाज़ को सुनकर मैरी भी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी,
क्योंकि उसे पता है कि जब भी ये आवाज़ होती है कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। और यही साउंड आयशा और बाकियों ने भी सुनी थी और आयशा को भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या है और ना ही इसके बारे में बॉस को भी कुछ पता था। और तब डंजन का दीवार तोड़कर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है और ओरेनस को भी इसके बारे में पता लग जाता है। डिजास्टर फिर से आ रहा है, पहले की तरह अब एक और ट्रेजेडी होने जा रही है। और अभी वहीं पर 27वें फ्लोर पे जो टीम बॉस से अलग होकर रयू को ढूंढने गई हुई थी वो रिटर्न करने के बारे में सोच रहे थे और तभी वो खतरनाक सा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। और वो मॉन्स्टर उन्हें बस मार नहीं रहा था, उन्हें बिल्कुल मसल दे रहा था। और यही आवाज़ भी बॉस को भी आई थी जो कहता है कि उन्हें निकलना चाहिए। और यहाँ पर जूरा बस हंसे जा रहा था, कहता है कि यह वही सेम मॉन्स्टर है जिसने सालों पहले एस्ट्रिया फैमिलिया को मार दिया था। तब एस्ट्रिया फैमिलिया जस्टिस के नाम पर रुद्रा फैमिलिया से बार बार भिड़ रही थी, उनके काम को बार बार रोक रही थी। इसलिए रुद्रा फैमिलिया ने डंजन में एक ट्रैप सेट कर दिया और तब भी उन्होंने ब्लेजर रॉक्स का ही इस्तेमाल किया था जिससे कि वो एस्ट्रिया फैमिलिया को उड़ाना चाहते थे। लेकिन फिर भी वो सभी बच गए बिल्कुल कॉकरोचेस की तरह और रुद्रा फैमिली तभी बिल्कुल ही फंस गई थी। लेकिन तभी डंजन ने इस खतरनाक से मॉन्स्टर को जन्म दिया जिसने कि उनका अधूरा काम पूरा कर दिया। वहीं पर ओरेनस बता रहा होता है कि डंजन में छोटे मोटे डिस्ट्रक्शन तो होता रहता है और ये आम बात है, लेकिन जब डंजन में एक खतरनाक लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डंजन खुद को रिपेयर करने से पहले जिसने ये सब कुछ किया है उसे एलिमिनेट करने का काम करती है। और 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अभी फिर से वही हो रहा है। जूरा कहता है कि उस दिन उसके सभी एलाइज मारे गए थे बस उसे छोड़कर। लेकिन खुशी की बात यह थी कि एस्ट्रिया फैमिलिया भी बिल्कुल निपट गई थी। और फिर इस इंसिडेंट के बाद जूरा इविलस के साथ जुड़ गया, लेकिन वो अकेला ही इस मॉन्स्टर को कैसे समन किया जाता है उसके बारे में स्टडी करने लगा। और आज उसका रिजल्ट सभी लोगों के सामने है। बेल पूछता है कि आखिर उसने इतना हॉरिफिक मॉन्स्टर समन ही क्यों किया, तो जूरा बताता है कि वो उसे भी टेम करना चाहता है, उसे भी अपना पेट बनाना चाहता है। जब उसने पहली बार उस मॉन्स्टर को देखा था वो काफ़ी डर गया था, लेकिन जब उसने ये देखा कि मॉन्स्टर ने एस्ट्रिया फैमिलिया को कैसे मारा वो तो ये देखकर उसका बिल्कुल दीवाना सा हो गया है और जूरा उसी ताकत को चाहता है। रयू कहती है कि कोई उसे टेम नहीं कर सकता है और जूरा भी ऐसा कर नहीं पाएगा, लेकिन जूरा कहता है कि उसके पास मैजिक आइटम है और इसे सब कुछ पॉसिबल है, जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने खड़े होने की और वो सबसे पहले रयू को तड़पा कर मारेगा। इसी बीच आयशा और बाकियों को आइडिया लग चुका होता है कि 27वें फ्लोर पे कुछ हो रहा है और लिली वहाँ पे चलकर हेल्प करने की बात कर रही थी, लेकिन कैसेंड्रा उसे रोकती है, कहती है कि उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और इसलिए उसने उन्हें 27वें फ्लोर जाने नहीं दी। लेकिन अभी उनके बदले दूसरों की डेथ्स हो रही है और एंड में वो भी किसी को बचा नहीं पाई। और अभी मैरी भी इतनी ज़्यादा डर रही थी कि वो भी यहाँ से भाग जाना चाह रही थी, लेकिन वो बेल को छोड़ नहीं सकती, कहती है कि वो बेल के साथ ही होना चाहती है। और अभी यहाँ पर ओरेनस बता रहे होते हैं कि इस इंसिडेंट को पब्लिक से छुपाना होगा वरना लोग इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह बात बस जेनोस को ही पता है और उन्होंने आखिरी बार हेल्प भी करी थी, लेकिन अभी वो सभी कनोसस में मॉन्स्टर्स को फ्री करने में बिजी है, चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। और अभी दूसरी ओर बेल बॉस और बाकियों को बचाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन रयू मना करती है क्योंकि कोई भी बच नहीं सकता, उनकी डेथ लिखी जा चुकी है। जूरा कहता है कि रयू को तो अच्छे से पता है क्योंकि उसने सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा था। उसने तो अपने दोस्तों को मरते हुए छोड़ दिया था बस खुद को बचाने के लिए, कहे तो उसने ही सभी लोगों को मारा है। और इन्हीं बातों से रयू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका ट्रॉमा बार बार उसके सामने आ रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। और अभी तो वो मॉन्स्टर एक को निपटाते हुए यहाँ पे पहुँच जाता है और अभी बॉस के टीम में भी बस कुछ ही लोग ही बचे हुए थे और इस मॉन्स्टर का नाम है जगरनॉट, जो अपने सामने जो दिखता है उसे ख़त्म कर देता है। वो सभी को मार देगा, उसके बाद ही जाकर वो रुकेगा क्योंकि यही उसका पर्पज़ है। और अभी सभी लोगों को जूरा छुपकर मरता हुआ देख रहा था। बेल तो बिल्कुल डरा हुआ था, लेकिन वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है जबकि रयू के हाथ अभी भी काँप रहे थे। बेल सोच रहा था कि जगरनॉट स्पीड और ऑफेंस के लिए बना है तो इसलिए उसका डिफेंस कमज़ोर होगा और वो ये कर सकता है, लेकिन बेल जब अटैक करने की कोशिश करता है, जगरनॉट इतना बड़ा होने के बाद भी ईगुआ से भी ज़्यादा फास्ट है, जिस वजह से बेल उसे टच भी कर नहीं पा रहा था। लेकिन रयू और बाकियों को बचाने के लिए वो पीछे नहीं हटता, वो कोशिश करता रहता है जिसमें कि उसकी सोर्ड भी टूट जाती है। जिसके बाद बेल फायरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फायरबोल्ट उल्टा जगरनॉट के पास जाकर उल्टा उसी के ऊपर आ जाता है और बेल इसके लिए कुछ भी कर नहीं पाता।
और बेल और कुछ कर पाता जगरनॉट आकर उसका हाथ ही काट देता है और उसे अपने पूंछ से इतने जोर से मारता है कि बेल वहीं पर मारा जाता है। और ये सब कुछ बस रियू देखे जा रही थी जैसे कि उसने आखिरी बार देखा था। रियू चेक करती है कि बेल की सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा और बेल बस इस प्रोटेक्टिव स्कार्फ की वजह से ही बाल बाल बच गया है, लेकिन वो सेंस में बिल्कुल भी नहीं आ रहा और रियू उसे हील करने में लग जाती है। लेकिन इसी वक्त जगरनॉट बाकियों को मारने में लगा हुआ था, इसलिए रियू को भी अटैक करने जाना ही पड़ता है। लेकिन उसके स्पीड को रियू भी मैच कर नहीं पा रही थी, पर उसके हमलों को डॉज जरूर कर रही थी। और तभी बोर्स सभी लोगों को जितना पावरफुल मैजिक अटैक हो सकता है करने के लिए कहता है और सभी लोग मिलकर ये अटैक कर देते हैं। और अभी तक रियू जो कि पिट चुकी होती है उन्हें मना कर रही थी, लेकिन उससे पहले वो सभी हमला कर देते हैं और ये हमला जगरनॉट के पास जाकर रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट उन सभी के ऊपर आ जाता है। और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बस इम्पैक्ट से ही बेल लुढ़क कर पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर बोर्स अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक आइटम के साथ बच तो गया था, लेकिन उसके साथ ही इस अटैक को झेल नहीं पाए और यहीं पर बिल्कुल राख हो गए। और अभी बारी थी बोर्स की, जिसके ऊपर जगरनॉट हमला कर देता है, लेकिन रियू बीच में आकर बोर्स को बचा लेती है और वो यहाँ से उसे भाग जाने के लिए कहती है। और बोर्स नोटिस करता है कि ये तो वही है जिसने कि ब्लैक गोलियत से भी फाइट करी थी। और अभी उसे बचाने के चक्कर में बेचारी रियू इंजर्ड हो जाती है और फिर उसके पैर पे भी जगरनॉट वार कर देता है। रियू समझ जाती है कि उसका एंड आ चुका है, वो जूरा के इविल प्लान को रोक नहीं पाए। सायर और बाकियों को भी उनके हेल्प के लिए उन्हें शुक्रिया कह नहीं पाई, लेकिन बस खुशी की बात यह है कि वो अपने दोस्तों के पास जा रही है। लेकिन अभी वहीं पर पानी में बेल नीचे डूबता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी मैरी वहां पर आती है और उसके पास बेल का कटा हुआ हाथ भी था जो कि पानी में गिर गया था और वो मैरी को मिल गया। और अभी मैरी अपने लाइफ ब्लड का यूज करके उसके हाथ को पहले हील करती है और फिर अपने दोनों ही हाथों पर कट लगाकर अपना बहुत सारा खून बहाने के बाद उसे हील करना चालू करती है। जिसके बाद बेल हील होने के बाद होश में आ जाता है और ये देखकर बहुत ही हैरान होता है कि उसका हाथ अभी बिल्कुल ठीक है और वो खुद भी। और वो मैरी को कसकर हक करता है, उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन अभी उसे फाइट करने वापस जाना होगा। और वो मैरी को प्रॉमिस करता है कि मैं नहीं मरूंगा। और वो अभी जगरनॉट के सामने खड़ा होता है, स्कार्फ को पहले अपने हाथ में लपेट लेता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करते हुए जगरनॉट के ऊपर स्टेप करता है। लेकिन पता चलता है कि इसमें तो मैजिक स्टोन है ही नहीं। जिसके बाद जगरनॉट उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद भी बेल रुकता नहीं। वो जगरनॉट से क्लोज कॉम्बैट करने लग जाता है, उसके हमलों को डॉज करता रहता है और वो अटैक करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। और ये सब कुछ मैरी पीछे से देख रही थी। बेल सोच रहा था कि उसे जगरनॉट को यहीं पर मारना होगा, वरना लिली और बाकी सब लोग खतरे में आ जाएंगे। और वो आगे बढ़कर अगेन ट्राई करता है और रियू सोच रही होती है कि बेल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अभी बेल ऐसे इंस्पिरेशन लेकर जगरनॉट के ऊपर फायरबोल्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन रियू उसे मना कर रही थी कि हमला मत करो, क्योंकि हमला उल्टा तुम्हारे ऊपर ही हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली बेल के ऊपर होता भी है। लेकिन बेल ने ये जानबूझकर करा था। वो फायरबोल्ट को हेफेस्टस का नाइफ में स्टोर करता है और वो जगरनॉट पे आर्गो वेस्टा जैसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। बेल को लगता है कि उसने कर दिखाया, जगरनॉट मारा गया है, लेकिन वो देखता है कि जगरनॉट ने इस हमले को भी सर्वाइव कर गया था। और बेल इस हमले से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि उसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। और तभी जूरा पीछे से मैजिक आइटम का यूज करके जगरनॉट को अपना पेट बना लेता है। जिसके बाद जूरा के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अभी कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और वो सबसे पहले बेल और रियू को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जगरनॉट सबसे पहले जूरा को ही बीच में से काट कर मार देता है, क्योंकि उस पे मैजिक आइटम भी काम नहीं कर रही। और तभी रियू ने जिस लैम्पटोन को बीट किया था वो जाग जाता है और वो डायरेक्ट रियू पे हमला कर देता है, जो देखकर बेल उसे बचाने के चक्कर में उसके सामने आ जाता है और वो लैम्पटोन उन दोनों को ही खा जाता है और वहां से नीचे चला जाता है। और अभी जगरनॉट भी उसके पीछे पीछे नीचे ही जाता है। और यहाँ पर कैसेंड्रा उनके 27th फ्लोर जाने से रोक रही थी ताकि उन्हें वो सेफ रख सके, लेकिन तभी यहाँ पर सब कुछ हिलने लग जाता है जैसे कि फ्लोर बॉस आ रहा हो। लेकिन लिली ने चेक किया था कि वो 2 हफ्ते के बाद ही स्पॉन होगा। तो आयजा कहती है कि यहाँ पर अभी जो कुछ हो रहा है ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं रहा जिसको कि वो जानते थे। उन्हें रूल्स वगैरह सब कुछ भूल जाना होगा और अभी भागकर उन्हें किसी सेफ जगह पे जाना होगा। और तभी ग्रेट फॉल्स में से क्लाइम करते हुए एक 2 सर वाला ड्रैगन बाहर निकलता है और इसे पूरे पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि वो सभी पानी के चपेट में आ गए थे। और सभी लोग अपने सामने इस खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि 27th फ्लोर का फ्लोर बॉस है, जिसका नाम है एम्पेस वाइना। और ये देखकर कैसेंड्रा का हो गया था।
वो समझ चुकी थी कि वो ट्रेजेडी आ गई है, कोशिश करके भी वो उसे रोक नहीं पाई। और अभी दूसरी ओर लैम्पटन मारा जा चुका था और बेल उसका पेट काट कर रियो के साथ बाहर आता है, लेकिन रियो बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड कर नहीं रही थी। और बेल को तभी यहाँ पर अनजान मॉन्स्टर्स के साउंड आने लग जाती है और वो अपने आसपास देखता है कि यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है। और तभी उसे ऐना की बात याद आती है। उसने 37th फ्लोर के बारे में कहा था, जिसका कलर बिल्कुल मिल्की वाइट है और उसे व्हाइट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्लोर इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। इवन फर्स्ट क्लास एडवेंचर्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते। और अभी बेल और रियो इस हाल में 37th फ्लोर द व्हाइट पैलेस में आ चुके हैं, जो कि एक डीप फ्लोर है। और ये पार्ट यहीं पर ही एंड होती है और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने जा रहा है, जो कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है कि आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ।